मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेक्सटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे CRPC 1973 के सेक्शन 421 पर चर्चा करूंगा। सेक्शन 421 वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन की बात करता है, यानी कि यदि किसी अपराध में किसी तरह का फ़ाइन दिया गया है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, इसके बारे में बताता है। इसका क्लास 1 कहता है, व्हेन एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू पे ए फाइन, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस में टेक एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन इन आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग वेज, दैट इज टू से इट मे A. Issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to the offender. B. Issue a warrant to the collector of the district authorizing him to realize the amount of areas of land revenue from the movable or immovable property or both of the defaulter. यानी कि क्लास 1 का जो में ए और बी पार्ट में बांटा गया है। ए पार्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिकवरी करने की बात करता है और बी पार्ट जो है मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से रिकवरी की बात करता है। जब किसी अपराध को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है, तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित प्रकारों में से किसी या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है। अर्थात वह अपराधी को किसी जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्ग्रहित करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। खा में बताया गया है, व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्ति दोनों से भू राजस्व के बकाये के रूप में रकम को उद्ग्रहित करने के लिए जिले के कलेक्टर को प्रतिगत करते से वारंट जारी कर सकता है। यानी कि जब फाइन की जो रिकवरी होगी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से होनी है तो उसकी कुर्की और बिक्री के लिए वारंट जो है न्यायालय जो है वारंट जारी कर देगा। लेकिन यदि मूवेबल और या इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोनों से भू राजस्व के बकाये की वसूली होनी है तो उस स्थिति में न्यायालय सीधे वारंट नहीं जारी करेगा, न्यायालय कलेक्टर को एथोराइज करेगा और उसे वारंट जारी कर सकता है। परंतु यदि दंडादेश निर्देश करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक न जारी करेगा जब तक उसे विशेष कारणों से जो अभिलेखित किए जाए ऐसा करना आवश्यक न समझे, अथवा जब तक उसे जुर्माने से या व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 357 के अधीन आदेश न दिया गया हो। यानी कि अगर किसी वारंट की में कोई फाइन किया गया है और फाइन न देने की स्थिति में आपको कारावास हो सकता है और आपने उस कारावास की अवधि को भुगत लिया है, तो न्यायालय उसको फिर दोबारा अरेस्ट नहीं करेगा और करेगा तो उसके लिए स्पेशल रीज़न देगा। लेकिन जब ये जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के लिए संदाय के लिए धारा 300 के आदेश दिया गया हो तो उसमें पुनः आदेश दे सकता है। व्यय से मतलब है कि जैसे जुर्माने के रिकवरी में जो खर्चा हुआ है, यानी कि मान लीजिए 10,000 का जुर्माना है तो उसका 10% जो है जुर्माने का व्यय कोर्ट जो है नॉर्मली करती है। तो ये 10% की रिकवरी के लिए जो है आपने अगर सज़ा भुगत भी ली है तब भी वो 10% की रिकवरी करेगी कोर्ट और उसके लिए पुनः जो है वो वारंट जारी किया जा सकता है। और धारा 357 में कंपनसेशन की बात कही गई है कि वो कंपनसेशन के लिए जो आदेश होगा उसके लिए आदेश जो है आपने अगर आदेश दिया जा सकता है। तो यहाँ पर धारा 357 को एक तरीके से कंपनसेशन को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। इसके हम आगे ये समझेंगे कि अगर कंपनसेशन का कोई आदेश हुआ है तो वो कोर्ट उसकी रिकवरी कैसे कराएगा। क्लास 2 में बताया गया, राज्य सरकार उस रीति को विनियमित करने के लिए जिसने उपधारा 1 के खंड का के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं दावे के संचित अवधारणा के लिए नियम बना सकती है। The state government may make rules regulating the manner in which warrant under Class A of the subsection 1 are to be executed and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant.
यानी कि धारा 1 में यदि जो है किसी तरह का कोई क्लेम, धारा 1 के सब क्लास ए में जो मूवेबल प्रॉपर्टी से कुर्की और विक्रय की बात जहाँ पर कही गई है, अगर उसका कोई के लिए राज्य सरकार जो है अगर उसके लिए वारंट जारी किया गया है और उस वारंट के एग्जीक्यूशन में यानी कि उसके निष्पादन करने में संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और जो अफेंडर पर्सन है उससे कोई अलग व्यक्ति उससे ये दावा करता है कि उस संपत्ति में उसका भी शेयर है या उसका भी हिस्सा है, तो इस तरह के दावों को की अवधारणा करने के लिए राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है। यही क्लास 2 में कहा गया। क्लास 3 है, where the court issue a warrant to the collector under class B of section 1, the collector shall realize the amount in accordance with the law relating recovery of area of land revenue as if such were a certificate issued under such law। जहाँ न्यायालय कलेक्टर को उपधारा 1 के खंड खा के अधीन वारंट जारी कर सकता है, वहाँ कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व के बकाये की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो। क्या मतलब हुआ? यानी कि मान लीजिए कि यदि क्लास 1 के बी पार्ट में रिकवरी के वारंट जारी किए गए तो बी पार्ट में मूवेबल और इमूवेबल दोनों की बात कही गई है। अगर दोनों के लिए भू राजस्व बकाया की वसूली करनी है तो को न्यायालय जो है सीधे वारंट जारी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कलेक्टर को एथोराइज़ करेगा। अब कलेक्टर को यदि एथोराइज़ किया गया है तो कलेक्टर उसकी वसूली कैसे करेगा? उन्होंने बताया है कि ये कलेक्टर उसकी वैसे ही वसूली करेगा जैसे कि भू राजस्व के बकाये की वसूली की बात कही गई। अभी मैंने पिछले वीडियो में अपने जो है मैंने बताया है कि भू राजस्व के बकाये की वसूली कैसे होती है, उसका मैं एक हल्का सा यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ कि भू राजस्व के बकाये की वसूली का जो प्रोविज़न है वो यूपी रेवेन्यू कोड की सेक्शन 170 में भू राजस्व के बकाये की वसूली की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। उसमें 7 तरीके बताए गए हैं जिस तरीके से भू राजस्व के बकाये की वसूली की जाएगी। यहाँ पर जो क्लास 1 के बी पार्ट में अगर भू राजस्व के बकाये की वसूली की बात, भू राजस्व रिकवरी की बात कही गई है और ये कहा गया है कि इसकी रिकवरी वैसे ही की जाएगी जैसे भू राजस्व के बकाये की वसूली हो, तो यहाँ पर जो वसूली है इसके लिए इसको सेक्शन 170 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के साथ मिला करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि भू राजस्व के बकाये की वसूली के बारे में वही बताया गया है। उसमें 7 तरीके बताए गए हैं। वो 7 तरीके यदि आप मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे तरीकों के बारे में चर्चा की गई है। आगे बताया गया है कि परंतु ऐसा वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास के निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसे वारंट का जो एक्सक्यूजर है वो गिरफ्तार करके या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender। मैंने अभी क्लास 1 में का जो एक प्रोविज़न जोड़ा है जहाँ पर ये बात कही गई थी कि प्रतिकर के समुदाय के लिए धारा 357 के अधीन आदेश न दिया गया हो, यानी कि जहाँ पर 357 की चर्चा की गई थी। तो 357 में जो है न्यायालय जो है वो कंपनसेशन देता है किसी अपराध के लिए, अगर मान कंप्लेनेंट को, तो उसमें जो कंपनसेशन अगर वो किसी न्यायालय के द्वारा दिया गया है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो उसकी रिकवरी के लिए धारा 431 में चर्चा की गई थी, सेक्शन 431 में उसके बारे में चर्चा की गई है कि ये जब भी न्यायालय कोई जो है कंपनसेशन जारी करेगा और अगर अभियुक्त से उसकी वसूली करनी है तो वो कैसे वसूली की जाएगी। एनी मनी अदर देन फाइन, साफ साफ लिखा गया है, एनी मनी अदर देन फाइन पेबल बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस कोड and the method of recovery which is not otherwise expressly provided for shall be recoverable as if it were a fine। यानी कोई धन जो जुर्माने से भिन्न है, जो इस संहिता के अधीन किसी के दिए गए किसी आदेश के आधार पर संदेह है और उसकी वसूली का ढंग अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं है, ऐसे वसूल किया जा सकता है मानो जुर्माना हो। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पर ये कह दिया कि कोई ऐसा धन है जो कि जुर्माने से भिन्न है, उसमें कंपनसेशन भी हो सकता है, इसके अलावा भी किसी तरह का जो धन है
यानी कि सबको उसमें समाहित कर लिया गया, एक वाइड डेफिनेशन दे दी गई। तो ये क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि इसकी भी रिकवरी वैसे होगी जैसे कैसे होती, जैसे जुर्माने की वसूली होती है। तो जुर्माने की रिकवरी के बारे में कहाँ दिया गया है, जुर्माने की रिकवरी के बारे में 421 में दिया गया है। यानी कि जब कंपनसेशन की रिकवरी की बात आएगी या फिर कंपनसेशन के जुर्माने के अलावा अन्य किसी प्रकार के धन की रिकवरी की बात आएगी तो 421 रेड विथ 431 पढ़ा जाएगा। तो उसमें जो है वो इस तरह के धन की भी रिकवरी के लिए भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो कि पीछे अभी 421 सीआरपीसी में हमने चर्चा की है। इसमें एक प्रोविजन लगा हुआ है, परंतु इस धारा के आधार पर धारा 359 के अधीन किसी आदेश को लागू करने में धारा 421 का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा। मानव धारा 421 की धारा 1 के परंतु में धारा 357 के अधीन आदेश शब्दों और अंकों के पश्चात या खर्चों की सजाए के लिए धारा 359 के आदेश शब्द और अंकों के अंत स्थापित की जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की चीज़ों के बारे में चर्चा कर दी गई है। जो 421 सीआरपीसी में जो जुर्माने की वसूली के बारे में बताया गया है, 421 में जुर्माने से भिन्न किसी भी तरह के धन की बात कह दी गई है, और इसमें जो प्रोविज़ो लगाया गया है वो 359 सीआरपीसी में जो है जो खर्चे देने की बात कही जाती है उसकी वसूली भी जो होगी वो भी 421 की तरह होगी, यानी कि वहाँ पर भी 421 रेड विथ 431 पढ़ा जाएगा। Provided that section 421 shall and its application to order under section 359 by virtue of this section be constitute as if in provision to subsection 1 of section 421 after the words and figure under section 357 the word and figure or in under for payment of cost under section 359 has been inserted. So this is a very important section of CRPC क्योंकि ये 421 का सेक्शन है दैट इज़ ए रेसिडरी सेक्शन। अगर कहीं पर भी जुर्माने की वसूली या किसी धन की वसूली की प्रक्रिया किसी भी एक्ट में नहीं दी गई है तो ये साफ साफ ये कह दिया कि वहाँ पर जो है इसकी जो वसूली होगी 421 सीआरपीसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।